अस्सलामुअलैकुम। व्यापार में कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूं आपकी मेज़बान रमशा साजिद। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में सरमायाकार मॉनेटरी पॉलिसी में शरह सूद में कमी या इस फैसले को बरकरार रखने पर किस तरह देखते हैं हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कफील अहमद। कफील, बताइएगा इस वक्त मार्केट की क्या सूरत हाल है और कारोबार का भी आज पहला रोज़ है? जो सेंटीमेंट है खासा पॉजिटिव है और तमाम जो आज मॉनेटरी पॉलिसी की अनाउंसमेंट है उसमें क्या ऐलान होने जा रहा है और सरमायाकार क्या तवक्कुआत रखते हैं, मार्केट पे क्या इम्पैक्ट होगा। मेरे साथ मौजूद है शहरियार पर जो तजियाकार हैं। शहरियार, किस तरह देखते हैं मार्केट काउंट रेट में कमी होती है तो क्या इम्पैक्ट होगा और अगर यही शरह रहती है तो फिर क्या होगा? देखिए, हमें लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट इस बार मेंटेन रखिएगा स्टेट बैंक, क्योंकि आईएमएफ की जाने से कड़ी कंडीशन है। उनका कहना है कि पाकिस्तान में जो टाइट मॉनेटरी पॉलिसी को कंटिन्यू रखा जाए। हमें लगता है कि इंटरेस्ट रेट स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जाने से मेंटेन रखा गया तो मार्केट इसको न्यूट्रल बिहेव करेगी, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी एक्सपेक्ट कर रही है कि मेंटेन ही रखा जाएगा। अगर इनकेस इंटरेस्ट रेट नीचे आता है, जिससे वजीर खजाना साहब ने एक इंडिकेशन दी थी पिछले दिनों, तो मार्केट इसको यकीनी तौर पर वेलकम करेगी। ओवरऑल सेंटीमेंट मार्केट के पॉजिटिव है। हम देख रहे हैं कि आईएमएफ के साथ मुज़ाकरात में पाकिस्तान काफ़ी अर्से के बाद कंफर्टेबल पोजीशन में है और कभी इम्कान है कि पाकिस्तान को $1.1 बिलियन मिल जाएंगे। अच्छा, आप कह रहे हैं कोई खास इम्पैक्ट नहीं आएगा अगर ये रहता है अपना जिस तरह अफराती दर के नंबर्स हैं और दीगर से। अच्छा, ओवरऑल जो मामला चल रहा है आईएमएफ से आप किस तरह देखते हैं? और सेकंड है कि अब गैस की प्राइस में एक मरतबा फिर इजाफे का जो है वो इम्कान जाहिर किया जा रहा है 1 जुलाई से, क्या कहेंगे? देखिए, एनर्जी प्राइसेस तो हमें बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि हमारे जो सर्कुलर देते हैं हमने आईएमएफ के साथ कमिट किया है, इसको हम बढ़ने नहीं देंगे। ऑन द अदर हैंड गवर्नमेंट का अभी तक फेलियर है। मैं ये कहूँगा कि पिछले गुज़िश्ता काफ़ी अरसे से हम देख रहे हैं कि लाइन लॉसेस को हम और जो लॉसेस हो रहे हैं, जो चोरी हो रही है, उसको रोकने में बुरी तरह से नाकाम है। अगर आप नाकाम रहेंगे तो आपको इसी तरह से गैस और बिजली के प्राइसेस आपको हर क्वार्टर में बढ़ाने पड़ेंगे और इसका इम्पैक्ट जो है आम आदमी पड़ेगा, इन्फ्लेशन के ऊपर पड़ेगा। ठीक है जी, एक लास्ट क्वेश्चन, मार्केट को आगे कैसा देख रहे हैं? मार्केट अब रिकॉर्ड्स की तरफ जा रही है आगे या कुछ है सेंटीमेंट बीच में? देखिए, ओवरऑल सेंटीमेंट मार्केट के पॉजिटिव है। अगर आईएमएफ से $1.1 बिलियन हमें मिल जाते हैं और फिर इसके बाद हम आईएमएफ के साथ जो तवील एक प्रोग्राम में जाएंगे, हम वो भी हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं। और इसके बाद इतलात आ रही हैं कि सऊदी प्रिंस पाकिस्तान आ रहे हैं आफ्टर ईद, तो जब वो आएंगे उनका विजिट बहुत ज़्यादा क्रूशियल होगा। तो हम देखेंगे पाकिस्तान में बड़ी बड़ी एग्जीक्यूशन होगी, खासतौर पे SIFC में अगर कोई बड़ी एग्जीक्यूशन होती है, प्राइवेटाइजेशन के अमल को तेज़ किया जा सकता है। और जो इस्लाहात का एजेंडा है जो निगरान हुकूमत ने तय किया था, गवर्नमेंट उसके ऊपर अगर आगे चलती है तो आप देखेंगे पाकिस्तान स्टॉक मार्केट नए रिकॉर्ड्स बनाएगी। ठीक है जी, ये शहरियार भट्ट मेरे साथ मौजूद है जिनका कहना ये है कि मार्केट में जो मॉनेटरी पॉलिसी है उससे कोई खास इम्पैक्ट नहीं होगा। तो हम ओवरऑल अगर जिस तरह अगर हम बात कर लें, जिस तरह है, बहुत शुक्रिया कफील अहमद आगाह कर रहे थे। स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से हमने हमारे साथ बात करने के लिए ज्वाइन किया है मोहम्मद सुफियान, डायरेक्टर हैं SF और सिक्योरिटी एडवाइज़र भी हैं। सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सर, कैसे देख रहे हैं अब आने वाले दिनों में IMF के साथ भी प्रोग्राम तय है और मार्केट कितनी ऊपर जा सकती है? देखिए, मार्केट का तो लॉन्ग टर्म व्यू तो बिल्कुल पॉजिटिव है। मार्केट ने हमेशा हाईज बनाए, नए हाईज की तरफ ही गई है। मार्केट बीच में कहीं ना कहीं करेक्शन आती है और उसकी वजूहत ये बहाने ही बनते हैं, जैसे कभी IMF प्रोग्राम बन जाता है, कभी FATF बन जाता है, कभी कोई सैलाब बन जाता है। तो उसी तरीके से वक्ती तौर पर जो मार्केट रुकी हुई है, तो समझ लीजिए कि IMF एक तरीके से बहाना है IMF के रुकने का, मार्केट के रुकने का। लेकिन हम समझते हैं कि IMF प्रोग्राम इंशाल्लाह ताला सही तरीके से हासिल हो जाएगा, क्योंकि पिछली दो हमने जो ट्रांच जिस तरीके से हासिल करी और जितने स्मूथ तरीके से हासिल की है, तो आखिरी ट्रांच के अंदर भी कोई इतनी ज्यादा रुकावट नहीं आएगी। हाँ, कुछ बातें ऊंच नीच हो जाती हैं, वो एक प्रोसेस का एक चीज का एक प्रोसेस होता है, उसके अंदर सारी चीजें होती हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि लॉन्ग टर्म व्यू हमेशा से मार्केट का पॉजिटिव रहा है और यहाँ से मार्केट बेहतरी की तरफ ही जाएगी और IMF का $1.1 बिलियन का ट्रांच भी हम हासिल करेंगे। ठीक। अच्छा सर, अब क्या समझते हैं कि गुज़िश्ता कारोबारी हफ्ते में हमने देखा कि मार्केट में उतार चढ़ाव रहा है, तो आगे अब सरमायाकार कितने मुतमईन नज़र आते हैं मार्केट में इन्वेस्टमेंट के पॉइंट्स हैं? आप सवाल रिपीट कर दीजिएगा, आवाज़ बड़ी कम आ रही है आपकी। पिछले हफ्ते हमने सर देखा कि मार्केट में उतार चढ़ाव रहा, तो अब जो है आने वाले दिनों में सरमायाकार कितने मुतमईन नज़र आते हैं? देखिए, सरमायाकार मुतमईन उस सूरत में होंगे जब IMF के साथ हम जुड़ जाएंगे। और IMF से जुड़ने के मतलब मेरा यह है कि आप नए प्रोग्राम में जब जुड़ेंगे, बड़ा प्रोग्राम, उसकी तरफ सारी निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि ये वाला प्रोग्राम तो एक तरीके से समझ लीजिए कि हमने गुजार लिया। जो हमारा $3 बिलियन का जो प्रोग्राम था वो तो हमने गुजार लिया। उसके बाद आखिरी किस्त बाकी जो मैंने आपको बताया जैसे कि वो मिल जाएगी। लेकिन बड़ा प्रोग्राम जो है वो सबसे बड़ी चीज होगी पाकिस्तान के लिए, क्योंकि उसके अंदर वजीर खजाना साहब भी ये कहते हैं कि हम $8 अरब या उससे कुछ ऊपर की पेमेंट हासिल करने में कामयाब रह सकते हैं और उसकी तरफ ही हम जाएंगे। तो मार्केट बेसिक अगर तो वो हो गया तो मार्केट को एक और ब्रेकआउट मिलेगा। ये ब्रेकआउट उसी तरीके का ब्रेकआउट होगा जिस तरीके से पिछले साल बकरीद के दरमियान जब IMF प्रोग्राम हासिल हुआ था, तो उसके बाद मार्केट ने ब्रेकआउट दिया था और नए हाइस की तरफ गई थी। तो बेसिकली जो बड़ा IMF प्रोग्राम है, अभी जो निगाह है उसी के ऊपर टिकी हुई है। और अगर मामला तो स्मूथ तरीके से गुजरते हैं और खासतौर पर जो IMF की मीटिंग है 15 से 20 अप्रैल के दरमियान,
जो स्प्रिंग की इनकी जो मीटिंग है उस दरमियान अगर मामला बेहतर तरीके से गुजरते हैं, आईएमएफ की तरफ से भी बातचीत अच्छी आती है, यहाँ से भी रवाबित अच्छे तरीके से गुजरते हैं और हम स्मूथ ट्रांजिशन में आईएमएफ के प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं, तो आप समझिएगा कि मार्केट यहाँ से इंशाल्लाह ताला बेहतरी की तरफ ही जाएगी और इस वक्त सही मायनों में कॉन्फिडेंस आएगा मार्केट के अंदर। अच्छा सर, आज मॉनेटरी पॉलिसी का भी ऐलान है कि ऐलान होना मुतवक्किल है। स्टेट बैंक के मुताबिक मरकजी बैंक का पॉलिसी रेट इस वक्त 22% है। अगर इससे कुछ 1% कुछ कम हो जाता है तो क्या इसके मार्केट पर असरात पड़ते हुए देख रहे हैं आप? 1% तो मैं पर्सनली 1% नहीं समझता हूं। अगर करने भी गए तो एक तरीके से मेरे पर्सनल रीडिंग ये है कि वो शायद डेस्परेट मूव होगा, जो कि 25 बेसिस पॉइंट या 50 बेसिस पॉइंट होगा कि मार्केट के अंदर एक नई गवर्नमेंट आई है, नया वजीर खजाना है, तो जरा मार्केट को एक इंडिकेशन देने के लिए वो चीज की जाएगी। लेकिन मेरी पर्सनल रीडिंग के हिसाब से वो डेस्परेट मूव हो जाएगा कि जहां आपने इतना अर्सा 22% पे गुजार लिया है तो एक आध मॉनेटरी पॉलिसी और सही उस वक्त आप जब अगर इस वक्त करने जा रहे हैं तो अगर एक मॉनेटरी पॉलिसी बाद अगर आप करेंगे तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। उस वक्त हालात काफी ज्यादा साजगार रहेंगे मॉनेटरी पॉलिसी कम करने के लिए भी, क्योंकि हुकूमत एक करीबन 3-3.25 महीने का अर्सा गुजार चुकी होगी, जो कि एक क्वार्टर होता है पूरा। क्वार्टर के दरमियान उसकी कारकर्दगी हमारे सामने आ जाएगी। फिर साथ ही आईएमएफ के साथ जो मुज़ाकरात जिसकी मैं बात कर रहा हूँ तो अप्रैल के महीने में वो भी स्टार्ट हो जाएंगे, तो जरा हमें एक क्लियर रोड मैप आईएमएफ को लेकर भी मिल जाएगा कि आईएमएफ क्या चाहता है और आईएमएफ क्या समझता है, वो एक क्लियर रोड मैप होगा। फिर साथ ही हमने जो जून के अंदर जो पेमेंट्स करनी है उसका भी जरा रोड मैप सामने आ जाएगा। तो वो मैं समझता हूँ कि मई की जो मॉनेटरी पॉलिसी होगी वो जरा ज्यादा बेहतर रहेगा, वो अरसा ज्यादा बेहतर रहेगा, वो वक्त ज्यादा बेहतर रहेगा मॉनेटरी पॉलिसी में रेट कम करने का। इस वक्त मैं समझता हूँ शायद डेस्परेट मूव हो सकता है अगर कम किए गए। अच्छा सर, आज हमने देखा है कि सोने की कीमत में भी खासी कमी देखी गई है, तो उस हवाले से कुछ कमेंट करेंगे? वो उतार चढ़ाव तो ये मार्केट बेस के ऊपर है, और वैसे भी अगर टेक्निकली भी देखा जाए जो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो सोना ट्रेड होता है टेक्निकली भी, तो उसके अंदर भी एक बड़ा रेजिस्टेंस था, और जो टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर लोग काम करते हैं उनकी तरफ से भी एक तरीके से सोने के अंदर, गोल्ड के अंदर और ऑयल के अंदर सेल ऑफ की कॉल दी गई थी। तो वो एक टेक्निकल मूव भी कह सकते हैं, और मार्केट के अंदर जो डेली का उतार चढ़ाव उसके भी आपको सारी चीजें ट्रेड कर रही हैं। मैंने जैसे आपको बताया कि सारी जो मामलात होंगे वो कॉन्फिडेंस के बाद होंगे, चाहे आप डॉलर की बात कर लीजिए, चाहे गोल्ड की बात कर लीजिए, या हमारी स्टॉक मार्केट की बात कर लीजिए। इन तमाम मार्केट्स के अंदर, फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर कॉन्फिडेंस उसी सूरत में आएगा जब हम आईएमएफ के बड़े प्रोग्राम के साथ जुड़े। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद सुफियान SF एंड कोऑर्डिनेशन सिक्योरिटी हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, आज IMF से जायज़ा मुज़ाकरात का इख्तितामी सेशन होगा और मुज़ाकरात की कामयाबी के इम्कानात रोशन दिखाई दे रहे हैं, और हुकूमत ने निजकारी प्रोग्राम पर काम तेज़ करने की यकीन दहानी भी करवाई है। और IMF के साथ साथ मुज़ाकरात के आखिरी दौर में रियल इस्टेट सेक्टर में बड़ी तब्दीलियाँ और टैक्स मुतवक्किल है। प्रॉपर्टी की खरीदारी के लिए बैंकिंग के जरिए लेन देन पर जोर दिया जा रहा है, और साथ ही साथ पाकिस्तान ने IMF को यकीन दहानी भी कराई है कि CPEC के लिए मजीद कोई फंड मुख्तस नहीं किए जा रहे, जबकि IMF ने पावर सेक्टर में चोरी के खिलाफ मुहिम की अफादियत पर भी सवाल उठा दिए हैं। इसी पर बात करने के लिए माहिर मुआशियात चौधरी अकमल ने हमें ज्वाइन किया है। सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सर, किस तरीके से देख रहे हैं तमाम तर सूरत हाल को, और अब IMF की जानिब से जाहिर है नए मुतालबात किए जाएंगे, हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से आप क्या समझते हैं कि वो तमाम तर मुतालबात पूरे किए जा सकते हैं? देखिए, IMF की तरफ से आप मजीद जो आप मुतालबात की बात कर रही हैं, मुझे लग नहीं रहा है कि मजीद कोई मुतालबात जो है ना वो रह गए होंगे। उसकी वजह यह है कि ज़्यादातर मुतालबात जो है वो हम ऑलरेडी पूरे कर चुके हैं। रही बात एनर्जी सेक्टर की, अगर आप बात कर रही हैं कि सर्कुलर डेट को हमने कम करना है या निजकारी करनी है, तो ये 2-4 इस किस्म के मुतालबात हैं जो IMF अपने पार्ट के ऊपर करेगा, लेकिन वो इनकी वजह से कर्ज की जो किस्त है वो नहीं रुकेगा। कर्ज मेरे ख्याल में वो जो लास्ट उन्होंने पे करनी है वो उनके हो जाएगी, उसमें कोई मसले नहीं होंगे। ये जो इस्लाहात है कि निजी सेक्टर को जो जितनी भी गवर्नमेंट ओन्ड जो बड़ा सफ़ेद हाथी इस वक्त बना हुआ है, स्टील मिल है, तो इस तरह के जो इदारे हैं इनको प्राइवेटाइज करना तो हुकूमत के अपने मफाद में है, क्योंकि इससे हमारे बजट खसारे में कमी वाक़या होगी। साथ ही साथ इसके अगर मैं बात करूँ जो हमारा सर्कुलर डेट है, जो कि न सिर्फ ये कि पहले बिजली के शोबे में था, अब गैस के शोबे में बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो उसकी वजह से हमें बड़े नुकसानात हो रहे हैं। तो इन सारे रिफॉर्म्स की हमारी अपनी ज़रूरत भी है। IMF के मुतालबात बहरहाल अपनी जगह, तो मुझे लगता नहीं है कि ऐसे कोई बहुत बड़ी हर्डल जो है ना IMF की तरफ से हमारी इकोनॉमी में आएगी, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें जो मुतालबात हैं वो हम ऑलरेडी पूरे कर चुके हैं। बिजली की कीमतें जो हैं वो तकरीबन जून तक हम इजाफा उनमें कर चुके हैं, गैस की कीमतों में भी इजाफा कर चुके हैं, जो हमारा डॉलर का रेट है वो भी मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट हो चुका है, चाहे कोई भी फॉरेन करेंसी हो या दीगर जो की उनके मुतालबात हैं वी आर ऑलरेडी कंप्लाइंग विद। तो
थिंक एज फार एज दिस इंस्टॉलमेंट इज कंसर्न इसमें कोई मसला होगा, ये बासानी हमें मिल जाएगी और मुज़ाकरात जो है वो अच्छे नोट के ऊपर वाइंड अप हो जाएंगे। अच्छा सर, नॉन फाइलर्स के लिए प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त के लिए टैक्स जो है अब वो जायद कर दिया जाएगा, तो आप क्या समझते हैं किस तरीके से हुकूमत ये तमाम तरह इक़दाम करेगी? देखिए, फाइलर और नॉन फाइलर का डिफरेंस जो है ना वो उस वक्त आके ख़त्म हो जाता है जब हमारे रियल इस्टेट सेक्टर में ज़्यादातर जो लेन देन है वो कैश में होता है। रियल इस्टेट सेक्टर बेसिकली हमारे जो इकॉनमी है उसमें वो आप ये समझें कि एक डंपिंग यार्ड बना हुआ है, या जहाँ पे फालतू या एक्सेसिव मनी जो है वो ला के पार्क कर दी जाती है, और उसमें जो है कई सारे हेवन्स हैं। पिछले कुछ अरसे तक बहरिया भी इसके हवाले से बड़ा हेवन रहा है कि वहाँ पे भी लोग इन्वेस्टमेंट कर देते थे। अब वो बड़ा आसान हो जाता है। मैं आपको अगर मिसाल दे के समझाऊँ कि लेट से कि मैंने अगर किसी भी एरिया में गडाफ में मैंने कोई प्रॉपर्टी ले ली, लेट से 10 एकड़, तो उसका डीसी रेट जो है वो इस वक्त 5 लाख रुपए पर एकड़ है, और जबकि वो जगह मैं खरीदूंगा जो है ना वो 5 करोड़ रुपए पर एकड़ के हिसाब से। तो इतना ह्यूज डिफरेंसेस उसमें एग्जिस्ट करते हैं कि वहां पे फिर मैं वो बाकी के 5 लाख बैंकिंग चैनल से दे दूंगा और बाकी के मैं उनको कैश दे दूंगा। तो इस तरीके से ये जो इसको कहते हैं पार्क करना, तो अब ये जो अमाउंट हम पार्क कर रहे होते हैं इसकी वजह से हमें टैक्सेस में बड़ा नुकसान होता है। साथ ही साथ जो है वो जो नॉन बैंकिंग इकोनॉमी है उसको जो है वो बहुत ज्यादा एप्रिसिएशन मिलती है। तो इस ये बहुत कड़ा इम्तिहान है और बड़ा इसको काबू पाना भी बड़ा मुश्किल है। इट्स नॉट ईजी, क्योंकि इसमें बड़े बड़े माफियाज भी इन्वॉल्व हैं, बड़े बड़े लोगों के स्टेक्स भी इन्वॉल्व हैं। तो इट्स नॉट इजी कि इसके ऊपर काबू पाया जाएगा रियल इस्टेट के ऊपर। बाकी जो नॉर्मल रियल इस्टेट है कि जो प्रॉपरली चीज़ों को लीज करवा के उनको फिर बेचते हैं विद इन द सिटी एरियाज, शहर के अंदर की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे तो ऑलरेडी चीज़ें मेरा नहीं ख्याल है कि बहुत ज़्यादा उनमें मसाइल पैदा हो रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे तो डीसी रेट के ऊपर ऑलरेडी वैल्यूज वगैरह जो है वो कर ली जाती है। ज़्यादातर जो मसला इसमें आएगा रियल इस्टेट में वो कराची के जो मज़ाफ़ाती इलाके हैं वहाँ के हवाले से, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी डेवलपमेंट हो रही है लेकिन वहाँ के जो रेट्स हैं वो अपडेट नहीं है। तो FBR को ये चाहिए कि उन इलाकों के जो रेट्स हैं उनको जो है वो एक मरतबा फिर मार्केट वैल्यू के ऊपर अगर अपडेट कर देते हैं तो उससे अच्छी खासी जो है वो टैक्स कलेक्शन में इजाफा हो जाएगा, और ऑटोमेटिकली ये भी जो है वो बैंकिंग चैनल के थ्रू चीज़ें होने लगेंगी। बैंकिंग चैनल के हटके चीज़ें होती भी इस वजह से हैं कि जब मार्केट रेट में और एक्चुअल रेट में जो है वो बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, यानी डीसी रेट बहुत कम है और मार्केट रेट बहुत ज़्यादा है। तो उस सूरत में जो है ना वो ये ब्लैक इकोनॉमी ख़ासतौर पे रियल इस्टेट में वो ज़्यादा फलती फूलती, तो इसके ऊपर FBR को ज़ाहिर काम करने की ज़रूरत है। अच्छा सर, अब IMF की जानिब से ये भी जोर दिया जा रहा है कि जितनी भी प्रॉपर्टी है बाइंग और सेलिंग के लिए वो नकद रकम से ज़्यादा जो है वो बैंक के थ्रू लेन देन हो उसका, तो आप उस चीज़ को किस तरीके से देखते हैं कि ये बिज़नेस सेक्टर के लिए भी कितनी अफादियत होगी और फिर हुकूमत पाकिस्तान के लिए भी? देखिए, बिजनेस सेक्टर बड़ा इसको रेजिस्ट करेगा, खास तौर पे जो रियल इस्टेट सेक्टर है। और दूसरी बात ये कि मैंने जैसे आपसे अर्ज किया ना कि ये कोई आसान नहीं है, क्योंकि अब एक चीज़ है मैं उसको शो ही कर रहा हूँ कि ये FBR का जो टेबल है उसके मुताबिक जो भी उसने वैल्यू रखी हुई है मैं उतने पैसे तो बैंकिंग चैनल से ऑलरेडी दे रहा हूँ ना। ठीक है, माहिर माशियात चौधरी अकमर हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका बोल न्यूज़ को वक्त देने के लिए। सनतों की पैदावार में मुसलसल तीसरे महीने इजाफा देखा जा रहा है। सालाना बुनियादों पर पैदावार 1.84% बढ़ी है, जबकि माहाना बुनियादों पर 0.03% पैदावार बढ़ी है। फरवरी में टेक्सटाइल सेक्टर की बरामदात 19% बढ़ गई है। स्टेट बैंक के पास ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ने और डॉलर की रसद बेहतर होने के नतीजे में मुआशी सरगर्मियाँ बढ़ी हैं। इसी पर बात करने के लिए तनवीर अहमद बारी ने हमें ज्वाइन किया है, वाइस प्रेसिडेंट हैं KCCI के। सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सर, किस तरीके से देख रहे हैं, अब हम देख रहे हैं कि हमारे सनतकारों की पैदावार में भी इजाफा हो रहा है, इस वक्त सनतकारों को किन मसाइल का सामना है बुनियादी तौर पर और फौरी हल किस तरीके से हो सकता है? जी, इसमें देखें थोड़ा बहुत इजाफा हुआ है, लेकिन ये सब जो है मसनूई है। अभी आज भी जो है गैस की जो है मीटिंग हुई थी, गोगरा की हियरिंग थी, और उसमें जो है उन्होंने मजीद जो है अगले साल के लिए 1 जुलाई से जो है SSGC ने जो है 300% इजाफा मांगा है। और आप ये भी देख रहे हैं कि बिजली की अभी सोशल मीडिया पे आप भी देख रहे होंगे कि अभी जो है बिजली में के कीमतों में भी इजाफे की बातें हो रही हैं 1 जुलाई से। तो अभी ये जो कुछ भी हो रहा है ये सब मसनूई है। अभी आप देखें कि इसमें टेक्सटाइल की जो है
डिक्लाइन हुई है 0.65%। फर्स्ट 8 महीने में जो है डिक्लाइन हुई है 0.65%। तो अभी ये आज मॉनेटरी पॉलिसी भी है और हमें स्टेट बैंक क्या इसका करता है कि इंटरेस्ट रेट जो है 22% से नीचे कम करता ही नहीं करता। इस वक्त जो है देखें हम IMF के प्रोग्राम में जाने वाले हैं और जो है हुकूमत जो है मुज़ाकरात कर रही है और हमें फौरी तौर पे इस साल जो है 6 से 8 अरब डॉलर की ज़रूरत है। अब उसकी IMF की क्या शराइत है ये भी आपके सामने सब आ रही है कि वो कह रहे हैं कि बिजली की कीमतों में इजाफा करो और गैस की कीमतों में इजाफा करो। हमारा अभी देखें जो एनर्जी सेक्टर का जो सर्कुलर डेट है वो 5.7 ट्रिलियन तक पहुंच गया है और इसमें जो है 2.7 ट्रिलियन जो है इलेक्ट्रिसिटी का है और 3 ट्रिलियन का जो है वो गैस का है। और हमारे जो इदारे हैं जैसे डिस्कोज है जो बिजली की डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं और वो भी जो है इसको नाकाम रहे हैं इसको कंट्रोल करने में। और हम अभी तक ये भी नहीं फैसला कर चुके हैं कि भाई इन डिस्कोज को जो है प्राइवेटाइज करना है या इनको जो है सूबों के हवाले करना है और इनका जो है सर्कुलर डेट जो है दिन ब दिन जो है बढ़ता चला जा रहा है। इसी तरह आप देखें कि गैस के जो है SNGC और SNGPL जो है इनका भी सर्कुलर डेट जो है बढ़ता चले जा रहे हैं और जो है मामला जो है दिन ब दिन जो है ख़राब हो रहे हैं। तो मेरी नहीं समझ में आता है कि ये मामला किस तरह सुलझेंगे और दिन ब दिन जो है जो इंडस्ट्रियल सरगर्मियाँ जो हैं वो महदूद हो रही हैं और आपको ये देखें कि इलेक्ट्रिसिटी की जो कंजम्पशन है वो 30% कम हो गई है। इससे पता चलता है कि हमारे यहाँ जो है या तो फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं या उनके जो है प्रोडक्शन कम हो रही है। तो मामला जो है अभी जो है वाज़ेह नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि अगर हुकूमत ने जो है सही फैसले नहीं किए तो ये जो है बहुत ख़राबी होगी आगे जाके। अच्छा सर, आप क्या समझते हैं कि अब सनअती तरक्की के लिए वज़ीर ख़जाना को ऐसे कौन से इक़दाम करने की ज़रूरत है? जी, फौरी तौर पे जो है बिजली और गैस की कीमतें जो है वो कम करनी चाहिए। उसके अलावा जो है इंटरेस्ट रेट जो है स्टेट बैंक को चाहिए कि इंटरेस्ट रेट जो है 22% से कम करे, इसको आहिस्ते आहिस्ते ला के जो है इसको ये और जो है सिंगल डिजिट पे लेके आए, तो उसके बाद ही कुछ मामला ठीक हो सकते हैं। अगर ये बिजली और गैस के रेट इसी तरह बढ़ते रहे तो ये मामला ठीक नहीं होंगे और ये इस तरह इंडस्ट्रियाँ बंद होती रहेंगी और बेरोजगारी में इजाफा होगा और बहुत सारे मामला ख़राब हो जाएंगे। अच्छा सर, आप क्या समझते हैं कि सनअती तरक्की का सबसे बड़ा मसला एनर्जी की कीमत ही है कि बढ़ती हुई कीमतों की वजह से हमारा जो सनअती सूबा है वो तरक्की नहीं कर पा रहा? जी, मेन वजह यही है, बिजली और गैस की कीमत और इंटरेस्ट रेट है। अभी जैसे एक शहबाज शरीफ साहब ने जो है आती जो है 65 अरब रुपये के रिफंड जो है का ऐलान किया कि जी 65 अरब रुपये के जो है एक्सपोर्टर्स के रिफंड वापस किए जाएंगे। ये बहुत कुछ इकदाम है, हम उसको सराहते हैं। तो हुकूमत को चाहिए कि ऐसे ही और मजीद इकदाम करे ताकि जो है वो ये मामला ठीक हो और इंडस्ट्रियल जो है वो काम जो ग्रोथ और हम जो है खुशहाल हमारा जो टारगेट है 50 अरब डॉलर का वो अचीव हो सके। अच्छा तनवीर साहब, इससे पहले भी चंद माह कबल वज़ीर ख़जाना की जानिब से ऐलान किया गया था कि जो मुसाबकती रेट पर तमाम तर जितने भी बड़े सनअतकार हैं और कंपनियां हैं उनको मुसाबकती रेट पर ही बिजली दी जाएगी और उसके बाद ये भी ऐलान किया गया था कि जो भी टैक्स काटा गया है वो भी वापस कर दिया जाएगा, लेकिन उस पर अभी तक कोई अमल दरामद नहीं हुआ है। जी, आपने सही फरमाया कि अभी उस पर अमल दरामद नहीं हुआ है। अभी जो है हुकूमत ने टेक ओवर किया है और हम जो है वो हुकूमत से बात करेंगे। शहबाज शरीफ साहब से हमारी जल्दी मुलाकात होगी तो हम उनसे बात करेंगे कि ये तमाम मामला को देखा जाए और जितने भी जो टैक्स काटे गए हैं, जितने भी जो मजीद रिफंड बाकी हैं वो भी फौरी तौर पे अदा किए जाएं ताकि जो है सनअती सरगर्मियाँ जो है वो अपने उस पर उरूज पे पहुँचें। अच्छा सर, अब IMF से डील भी हो रही है और कहीं ना कहीं इम्कानात भी है कि पाकिस्तान के पास ज़र मुबादला आएगा, तो वो बड़ी सनअतों पर फिर आप इसका असरअंदाज किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, IMF से जो मुज़ाकरात हो रहे हैं कि वो 6 से 8 अरब डॉलर का जो पैकेज लिया जा रहा है, अब उसका तो यही है ना कि जो सनअतों पे इसका क्या होगा। सनअतों पे तो यही होगा ना कि अगर IMF ने सख्त शराइत आयद करती हैं तो इस तरह से जो है सनअती सरगर्मी जो है मांग पड़ जाएंगी और जो है जो हमारा जो टारगेट है कि हम 50 अरब डॉलर जो है अचीव कर सकें एक्सपोर्ट की, वो हम नहीं कर सकेंगे। तो अब ये देखते हैं कि जो IMF से जो मुआहिदा तय पाता है उसकी क्या शराइत होती है और आगे जाके क्या सूरत पैदा होती है, ये आगे जाके वक्त ही बताएगा इसको।
ठीक है, बहुत शुक्रिया। तनवीर अहमद बारी वाइस प्रेसिडेंट के सी साथ मौजूद थे, तमाम तर तफसीलात से हमें आगाह कर रहे थे। व्यापार से फिल वक्त इतना ही, मजीद जानने के लिए देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।